हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो इसमें हम लोग फिर से अब नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम लोग शुरू करने वाले हैं क्योंकि जो पुराना था अपना वो कंप्लीट हो गया। अपना पुराना कहने का मतलब इसके पहले जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया हम लोग। अब है बारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रिक के बारे में बात होगा और दूसरा मैग्नेटिक के बारे में बात होगा। तो ये क्या है, एक तरह से वेव यहाँ पे हम क्या लेंगे, एनर्जी है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर इट इज़ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच जनरेट ड्यू टू वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब कभी भी कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेटिंग, या फिर ऐसा कह लो इट इज़ एनर्जी विच जनरेट या विच कम इन टू प्ले ड्यू टू वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। और वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स यहाँ कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पार्टिकल। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो जो एनर्जी अपने को मिलता है उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। या फिर वेव क्या होता है, ट्रैवल करता है। तो जब कभी भी एनर्जी ट्रैवल करता है तो यहाँ पे किस वजह से एनर्जी आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के वजह से जो एनर्जी आ रही है या जो वेव क्रिएट हो रहा है उसी वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यहाँ पे क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे अब दोनों के बारे में बात हो रहा है। अभी तक हम लोग क्या बात किए थे, अलग अलग इलेक्ट्रिक के बारे में, अलग अलग मैग्नेटिक के बारे में, और दोनों एक दूसरे से आता है। जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये हम लोग देखे थे अभी तक में। अब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जब कभी भी करंट मूव कर रहा है, हमको पता है कि भाई करंट क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो या फिर हम क्या कर रहे थे, मैग्नेट को भी मूव करा रहे थे। जनरेटर वगैरह जो हम लोग देखे थे उसमें मैग्नेट को भी मूव करा रहे थे। तो जब कभी भी हम लोग मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ रोल में ले आ देंगे तो वहाँ पे एक वेव मिलता अपने को, एक एनर्जी मिलता अपने को। वो जो वेव है उसी वेव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने को कहाँ कहाँ रियल लाइफ में देखने को मिलता है, क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है, ये सब हम लोग को आगे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक तरह का एनर्जी है जो अपने को किस वजह से मिलता है, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिलता है। और इट प्रोपागेट या फिर इट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल, ये बड़ा बात है, ठीक है। ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे इसको ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं, इस वेव को ट्रैवल करने के लिए एयर का, वाटर का, ऐसा सॉलिड मटेरियल का कुछ ज़रूरत नहीं है। ये स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। स्पेस ट्रैवल करने का मतलब क्या होगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा पानी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे भी ये वेव ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका खास बात है। अब जब वहाँ पे भी ये वेव ट्रैवल कर सकता है तो इसका कैसे कैसे क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग वो देखना, और क्या क्या इसमें आता है। तो ये तो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन हो गया। अब जो इसमें सबसे पहले आएगा अपने पास आएगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पढ़ना अपने को। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो देख लीजिए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम इनटू प्ले इन द रीजन विच द इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, किसी इनक्लोज्ड एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पार करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो वही कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट को वो करंट है जब तब आता है जब किसी रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं आई डी से। ये कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो डेफिनेशन क्या हो गया, एक ऐसा करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करने से जनरेट होता है या फिर कम आता है खेल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको डिनोट कैसे करते हैं, आई डी से। अब देखो थोड़ा डायग्राम फिगर से समझ लिया जाए। ये अपने पास एक प्लेट है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो करंट भाई आई से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो ये करंट जा रहा था अपने पास आई सी, इसको लिखे हैं, ठीक है। और देखो ये है क्या अपने पास आई सी। आई सी कहने का क्या मतलब हो गया, सर्किट का करंट है ये अपने पास, ठीक है। तो ये जो करंट है वो सर्किट में करंट है। लेकिन जैसे यहाँ पे आया और ये फ्री स्पेस इसको मिल गया, तो फ्री स्पेस जब मिल गया तो भाई कैसे जाएगा, प्लेट अभी भी लगा हुआ है यहाँ पे लेकिन ये स्पेस फ्री है। तो स्पेस जब फ्री है तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ आया बताइए, ये यहाँ इस सर्किट में जो करंट है, वायर में जो करंट उसको बोलते हैं सर्किट करंट। लेकिन ये जो फ्री स्पेस है, इस फ्री स्पेस में जो करंट मूव किया है
क्योंकि यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वजह से ही मोशन होगा, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होगा, तो उसमें जो करंट होगा उसको हम लोग बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, समझ आए। तो अब पूरे एक सर्किट को देखा जाएगा तो दो करंट है अपने पास, एक है सर्किट करंट और दूसरा अपने पास डिस्प्लेसमेंट भी करंट। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख देते हैं ना, ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ई का सिग्मा की जगह पे क्या लिख देंगे, क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया अपने पास किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद क्या मिल जाएगा, तो रीअरेंज क्या करें हम, क्यू का वैल्यू निकालें, तो क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो ई ए एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो ई ए एप्सिलॉन नॉट है, इसी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं अपना, जैसे देखो क्यू हो गया, फ्लक्स हो गया और एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ई ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो इसी को तो हम लोग फ्लक्स बोलेंगे। और कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू के बराबर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये मिलेगा इस तरफ में और इधर कांस्टेंट, और ये मिलेगा इस तरफ में। ठीक है, अभी क्या है, ये है अपने पास करंट, डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, करंट होता है, तो ये हो गया करंट। और ये कौन सा करंट है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ फ्लक्स। तो ये कुल मिला के अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट का एक इक्वेशन या फिर एक फॉर्मूला निकल के आ गया। तो यहाँ पे ये आई डी क्या है, ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये क्या अपने पास, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है भाई कांस्टेंट। अब जैसे यहाँ से देखो रिलेट करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है करंट है कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फ्लक्स, मतलब जिस हिसाब से फ्लक्स रहेगा उस हिसाब से अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्या है अपने पास, आगे है अपने पास एम्पेयर सर्किट लॉ। पेन का कलर चेंज कर देते हैं, आगे अपने पास एम्पेयर सर्किट लॉ। अब देखो एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है, तो सर्किट का ही कुछ लॉ होगा। एम्पेयर सर्किट लॉ अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सर्किट का ही कुछ लॉ होगा। तो क्या है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डीएल लेंथ। तो जब ये हम लोग करते हैं तो ये क्या आता है, म्यू नॉट आई आता है, इस मॉडिफाइड डेट। इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्यों लिखेंगे, क्योंकि अब अपने पास एक एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो अगर ये है फॉर्मूला अपने पास, तो क्या है, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। लेकिन ये कौन सा आई होता है, सर्किट करंट होता है। इसी चीज़ में अब हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, अब इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट करंट भी। तो म्यू नॉट बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल म्यू नॉट आई सी, साथ में म्यू नॉट आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, अब इसको फिर अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल बी डी एल म्यू नॉट कॉमन ले लो, तो आई सी प्लस आई डी। समझ आए बात। और आई डी का फॉर्मूला अभी हम लोग क्या निकाले थे, तो आई डी का फॉर्मूला अभी हम लोग निकाले थे लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये हो गया एम्पेयर सर्किट लॉ, म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया अपने पास एम्पेयर सर्किट लॉ। कब, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे या फिर जब अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट रहेगा। तो अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट करंट है तो उस केस में एम्पेयर सर्किट लॉ इस तरीके से इस्तेमाल होगा। समझ आए बात। तो तीन चीज़ें हम लोग देख ले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन देख ले, डिस्प्लेसमेंट करंट देख ले और उसके बेस पे एम्पेयर सर्किट लॉ देख ले। अब अपने को देखना पड़ेगा मैक्सवेल का इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है, तो कुछ तो कह रहा होगा भाई, समझ लिया जाए, जान लिया जाए, बूझ लिया जाए। हाँ, तो मैक्सवेल इक्वेशन आर द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दिस इक्वेशन गिव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरएक्शन। देयर आर 4 मैक्सवेल इक्वेशन। अब देखो होता है क्या है ना, कि मतलब एक बेसिक कहने का बात है कि अगर हमको मोशन पढ़ना है तो अगर हम न्यूटन का 3 लॉ जान रहे तो पूरा मोशन चैप्टर पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग और आ जाता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो अगर हम लोग मैक्सवेल का इक्वेशन जान रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग समझ सकते हैं। तो एक कहावत है, जैसे अगर न्यूटन का 3 लॉ जान रहे हैं तो मोशन वाला पूरा चैप्टर हम लोग, पूरा यूनिट जो है वो समझ सकते हैं। अगर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन लॉज जान रहे हैं, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन का,
तो हम लोग लाइट के बारे में पूरा अच्छा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो एक बेसिक कहावत है कि कुछ नियम को अगर हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग उस चैप्टर के बारे में मोटा मोटा हर चीज़ जान जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे भी है। मैक्सवेल इक्वेशन, 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। मैक्सवेल इक्वेशन मतलब 4 इक्वेशन अपने पास मैक्सवेल का। अगर ये चारों इक्वेशन मालूम है अपने को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हर चीज़ मालूम है, ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है। देखा जाए क्या कितना सही है लगभग। तो सबसे पहला क्या है अपने पास मैक्सवेल इक्वेशन में, तो सबसे पहला है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये कुछ अपना नया नहीं दिए हैं, देख लो, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हम लोग वहाँ पहले चैप्टर में पढ़े थे उसी को ये पहला इक्वेशन बोल रहे हैं। इसी दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल बोल रहे हैं। क्या है? लाइन इंटीग्रल बी ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग तो पढ़े थे, फ्लक्स एसोसिएटेड क्या हो जाएगा, जो भी फ्लक्स रहेगा वो क्या होता है, क्यू नॉट टाइम्स ऑफ 1 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़े थे। तो यही इक्वेशन जो है क्या है, मैक्सवेल का फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, तो जो गॉस थ्योरम का इलेक्ट्रोस्टैटिक था। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, तो देख लो जादू हो रहा है ना, एक भी उनका नहीं है लेकिन वो इन चारों को रिलेट करते हुए बता रहे। दूसरा है कि गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक। हम लोग मैग्नेटिक वाले में जब गए थे तो हम लोग गॉस थ्योरम जो देखे थे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बी डॉट डी ए होता है, या डी एस हम लोग सरफेस के लिए ले रहे हैं, तो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। अब थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही सब देखो आ रहा है वापस से, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों को एक साथ जोड़ के। तो अब क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में क्या था, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस किस वजह से आ रहा था, लेंज की वजह से, तो माइनस ऑफ डी बाई डी टी फ्लक्स, और ये कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन बोल रहे हैं। अब चौथा क्या है अपने पास, तो चौथा है मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, जो हम लोग देखे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो मैक्सवेल एम्पियर लॉ जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे ना, वही है, लाइन इंटीग्रल बी डी एल किसके बराबर, जो म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी के बराबर। और आई डी क्या था, आई डी था अपने पास एप्सिलॉन और डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ये जो 4 इक्वेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल का इक्वेशन। ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है। अब चारों इक्वेशन देखो क्या है, इनका खुद का नहीं है एक भी, लेकिन ये चारों इक्वेशन को यहाँ पे अरेंज करके चैप्टर से रिलेट करने में मदद करे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल 4 इक्वेशन। अब देखो हमको ये पहला इक्वेशन अगर मालूम है, पहला इक्वेशन मालूम है तो मतलब हम स्टार्टिंग का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमको दूसरा इक्वेशन मालूम है तो मतलब हम मैग्नेटिक वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा हमको मालूम है तो हम दोनों का रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा अगर हमको मालूम है तो फिर हम लोग सर्किटल लॉ भी जान रहे हैं। तो एक तरह से ये जो 4 इक्वेशन हम लोग जान रहे हैं, तो एक तरह से हम लोग अभी तक जितना पढ़ाई किए हैं उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रखे हैं। ठीक है, तो ये 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। चारों इक्वेशन का इस्तेमाल तो मालूम ही होगा क्योंकि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑलरेडी ये सब, तो कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अब है अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का परफेक्ट डेफिनेशन। अभी तक जो था उसके बारे में बेसिक जानकारी था, ये सब जानकारी होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखें अपने लैंग्वेज में, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट देखें, उसके बाद हम लोग एम्पियर लॉ देखें, उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन देखें। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहता है भाई, वो जान लिया जाए। तो ये कहता है कि द वेव प्रोड्यूस ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड सिनोसाइडली एंड प्रोपगेटिंग थ्रू द स्पेस। देखो वही बात हो गया कि जब कभी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो हो रहा है, और वाइब्रेटिंग पार्टिकल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लेना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लेना है, और ये क्या है, वेव है। तो जो भी वेव प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के सिनोसाइडल वाइब्रेशन के वजह से, और वो प्रोपगेट कहाँ कर रहा है, स्पेस में, मतलब स्पेस में भी प्रोपगेट कर सकता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, सच दैट 2 फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये जादू हो गया। अभी इसका फिगर बनाया जाएगा, फिगर है ना, हाँ फिगर है। एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जब कभी भी दोनों वेव आपस में परपेंडिकुलर हो, दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर हो, जैसे क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो, और जो वेव बन रहा है वो वेव भी इनके परपेंडिकुलर हो, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम लोग वीडियो देखा होगा जो ऐसे ऐसे करके वाला वीडियो देखा ही होगा तुम लोग, वही वाला चीज़ है, बात वही वाला बात है यहाँ पे कि अब हम खड़े होकर मुजरा तो नहीं कर सकते हैं, बस हम ऐसे बता दे रहे हैं बैठ के। हाँ, तो ये हो गया मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर। तो मान लो अगर हम एक को एक्स एक्सिस पे ले लिए हैं, ये ले लेते हैं, ये हो गया अपने पास
तो अगर मान लो ये है अपने पास, ये है अपने पास, तो अगर हम एक को एक्स एक्सिस पे लिए हैं, यहाँ हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और यहाँ पे हो गया अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। और ये हो गया अपने पास वेव का डायरेक्शन, वेव इस डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, ये प्रोपागेशन ऑफ वेव हो गया। तो प्रोपागेशन ऑफ वेव ये अगर हो गया तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गया। अब यही तो कहना था कि जब कभी भी अपने पास जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, कहने वाला इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होगा और जो उससे वेव बन रहा है वो भी आपस इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब देखो होगा क्या कि जब हम इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे मान लो वेव को हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ अपने को वैल्यू मिलेगा, जैसे ऊपर जा रहा है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कह दे रहे हैं और इधर आएगा तो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो एक ही टाइम पे दोनों वैल्यू अपने को मिलेगा। जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन रहा है और ये बन गया मान लो मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा? मतलब क्या हो गया कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इससे वेव ऐसे बना, और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इससे वेव ऐसे ऐसे बन रहा। तो ये दोनों को जब एक साथ हम ले लें, जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये बन गया येलो वाला, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये उसके पैरेलल में बन गया ये वाला। तो दोनों एट अ टाइम जब अपने को मिल रहा है, दोनों एट अ टाइम कुछ ऐसे मिलेगा। तो किसी एक पॉइंट पे देखो ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है ना। जैसे मान लो यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे तो ये मिनिमम हो रहा है। तो अपने को एट उसी समय में जब वेव जनरेट हो रहा है तो वेव बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर घट रहा है, फिर घटते हुए फिर बढ़ रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही ऐसा हो रहा है। तो जब कभी भी अपने को ऐसा देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है और उसकी वजह से जो वेव बन रहा है वो भी उसके परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस में लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड को वाई एक्सिस में लिया है, तो जो वेव जाएगा किधर जाएगा? जेड एक्सिस में। तो ये है अपने पास प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा डायग्राम। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वही बात कर लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग एक्स एक्सिस में लिए हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो इक्वेशन हो जाएगा ई नॉट साइन ई इज इक्वल्स टू तो ई जो हम लोग लिए हैं किधर लिए? ई एक्स में लिए हैं, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे अगर हम लोग बी लिखे हैं तो बी किधर लिए हैं हम लोग? वाई एक्सिस में लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये इक्वेशन बन गया अपने पास दो टो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और यहाँ पे ये दोनों क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर। ई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू, बी नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का। ओमेगा क्या है? तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 पाई न्यू हो गया। यहाँ से के क्या लिख देंगे? तो 2 पाई अपॉन लेम्डा लिख देंगे। तो ये सब चीज़ बेसिक जानकारी है जो मालूम है ऑलरेडी अपने को। तो ये हो गया अपने पास फ्रीक्वेंसी के बारे में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स आज नहीं जाना जाएगा, कल जाना जाएगा, और कल ये चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, सेवा समाप्त। तो कल ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में चैप्टर का सेवा समाप्त हो जाएगा। बाकी फिर मिलेंगे हम लोग, ज़्यादा लंबा नहीं जाना। आज हम लोग केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक जाना है, कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, और जो वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 7 वेव होता है, उन सबको 7 या 8 वेव होता है, उन सबको एक साथ जान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना। देखो अब इसके बाद का जो चैप्टर वो बड़ा चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट भी छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे छोटा चैप्टर है, लेकिन जो इसके बाद का चैप्टर है वेव कहने का मतलब कौन सा? लाइट के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो वो बड़ा चैप्टर है। ऑप्टिक्स से इसके बाद शुरू हो जाएगा, तो वो बड़ा चैप्टर है। उसके बाद बस वही एक बड़ा चैप्टर, उसके बाद सब छोटा छोटा है, हो जाएगा कंप्लीट सब। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। तब तक के लिए राम राम।